हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो मेरे जीवन का एक ऐसा अध्याय है जिसने मुझे न सिर्फ रिश्तों की गहराइयों को समझाया बल्कि इंसानी मन की उन परतों को भी उखाड़ा जो अक्सर छुपी रहती हैं। मेरा नाम पूजा है और ये कहानी मेरे ससुराल के उन शुरुआती दिनों की है जब मैं एक नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने नए परिवार में कदम रख रही थी। ये कहानी प्यार, विश्वास, गलतफहमियों और अंत में एक नई शुरुआत की है। ये मेरे और मेरे जेठ आकाश भैया के बीच बने उस अनोखे रिश्ते की कहानी है जो समय के साथ कई रंगों से गुजरा। तो चलिए इस सैर की शुरुआत करते हैं। मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। मैं अपने पति विकास के साथ एक नए घर में एक नए परिवार में बस रही थी। विकास और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारा रिश्ता अभी उस दौर में था जहां हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ससुराल में मेरे पति विकास, उनकी माँ यानी मेरी सास और मेरे जेठ आकाश भैया थे। आकाश भैया 45 साल के थे और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वह अभी तक कुंवारे थे। मैंने कई बार विकास से पूछा कि भैया ने शादी क्यों नहीं की, लेकिन विकास का जवाब हमेशा एक जैसा होता था। वह कहता, पूजा, मुझे भी नहीं पता। भैया को शादी में कोई रुचि नहीं थी। माँ ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार बात को टाल देते थे। हमारा घर या यूं कहें कि पूरा बंगला वो आकाश भैया की मेहनत का नतीजा था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कंपनी खड़ी की थी जिसे अब विकास संभालता था। सारी संपत्ति, सारा कारोबार और घर की हर चीज भैया के नाम थी। विकास उनके छोटे भाई थे और उनकी कंपनी में काम करते थे। लेकिन विकास को हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भैया की इजाजत लेनी पड़ती थी। चाहे वह मेरे लिए कोई नई साड़ी खरीदने की बात हो या घर का कोई और खर्च, विकास हमेशा कहता, पहले भैया से पूछ लूं। शुरुआती दिनों में मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगता था। मैं सोचती थी कि विकास इतने बड़े भाई के सामने इतना क्यों झुकते हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था। विकास का भैया के प्रति सम्मान और विश्वास था। आकाश भैया ने न सिर्फ इस परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया था, बल्कि विकास को भी हर कदम पर सहारा दिया था। फिर भी भैया की कुमारी जिंदगी मेरे लिए एक अनसुलझी पहेली थी। उनकी उम्र, उनकी कामयाबी और उनका रुतबा देखकर यह सवाल बार बार मेरे मन में उठता था कि आखिर वह शादी से इतना दूर क्यों है। क्या कोई पुराना दर्द है, कोई अनकही कहानी, या फिर कुछ और। मैंने कई बार अपनी सास से इस बारे में बात करने की कोशिश की। वह हंसकर कहती, पूजा, अब तुम घर में आ गई हो। तुम और विकास को साथ देखकर शायद आकाश का भी मन शादी के लिए बन जाए। उनकी बातों में एक उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक हल्की सी उदासी भी। मैंने भी कई बार भैया से हल्के फुल्के अंदाज में इस बारे में बात की। मैं कहती, भैया, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतनी कामयाबी है, आप तो शादी कर लीजिए। लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देते। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी जो मेरे मन को खटकती थी। मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें शादी से रोक रहा है। क्या कोई पुराना जख्म है या कोई ऐसी बात जो वह सबसे छुपा रहे हैं। हमारे घर में ससुर जी नहीं थे। उनकी जगह आकाश भैया ही घर के मुखिया थे। वह मुझे कभी रोक टोक नहीं करते थे। मैं जो चाहती वह करने की पूरी आजादी थी। लेकिन घर का कामकाज मेरे कंधों पर था। नौकरानी थी, लेकिन सास और विकास को मेरे हाथ का खाना ही पसंद था। यहाँ तक कि नौकरानी की बनी चाय भी उन्हें नहीं भाती थी। सास कभी कभी मुझे ताने देती। वह कहती, पूजा, तुम तो जवान हो, इतने काम से ही थक जाती हो। हमारी उम्र में हमने जॉइंट फैमिली में कितना काम किया, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आज की लड़कियां हो तो बस थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा तो आता, लेकिन मैं चुप रहती। मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आकाश भैया को हल्का सा बुखार हुआ। शुरुआत में यह सामान्य सा बुखार लग रहा था। मैंने उन्हें घरेलू नुस्खे दिए, गर्म पानी पिलाया और आराम करने को कहा। लेकिन कुछ ही दिनों में बुखार बढ़ गया और डॉक्टर ने बताया कि यह मलेरिया है। भैया को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अगले 8 से 10 दिन मैं और विकास अस्पताल के चक्कर लगाते रहे।
मैं दिन में 2-3 बार टिफ़िन लेकर जाती, भैया की देखभाल करती और फिर घर लौटकर बाकी काम निपटाती। इन सब के बीच मैं इतनी थक गई थी कि मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिल रहा था। सास से जब मैंने थोड़ी मदद माँगी, तो उन्होंने उल्टा मुझे ही सुनाना शुरू कर दिया। वह बोली, "पूजा, तुम्हारी उम्र में मैंने जॉइंट फैमिली में कितना काम किया, तुम सोच भी नहीं सकती। नौकरानी है, फिर भी तुम्हें इतनी शिकायत क्यों? बस 2-4 रोटियाँ बनाती हो, उसमें क्या परेशानी है?" उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा, "सासू माँ, आप अपनी बहन के यहाँ जाना चाहती हैं ना? जाइए, मैं सब सँभाल लूँगी।" मेरी बात सुनकर वह थोड़ा चुप हो गई, लेकिन फिर बोली, "जल्दी क्या है? जब जाऊँगी, बता दूँगी।" उनकी बातों से मुझे लगा कि वह सारा बोझ मुझ पर ही डालना चाहती हैं। भैया के अस्पताल से लौटने के बाद उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी पूरी तरह मेरे कंधों पर थी। विकास को ऑफ़िस का काम सँभालना पड़ रहा था, क्योंकि भैया की कंपनी में उनकी गैर मौजूदगी में सारा बोझ विकास पर आ गया था। वह रात को देर से घर लौटता था और मैं दिन भर भैया की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन दोपहर में मैं भैया को सूप देने गई। उनके शरीर में दर्द इतना था कि वह ठीक से हिल भी नहीं पा रहे थे। मैंने अपने हाथों से उन्हें सूप पिलाया और उनके मुंह को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। जैसे ही मैंने पल्लू हटाया, भैया ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाई। शायद वह मेरी देखभाल से प्रभावित थे या शायद कुछ और। उन दिनों मैं दिन भर भैया के पास ही रहती थी। कभी दवा देनी होती, कभी खाना खिलाना होता, तो कभी उनकी दूसरी जरूरतों का ध्यान रखना होता। भैया धीरे धीरे मेरी देखभाल से प्रभावित होने लगे थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, पूजा, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा, बस बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, भैया, पिछले हफ्ते मैंने एक सोने का नेकलेस देखा था, बहुत पसंद आया था, लेकिन विकास ने पैसे की कमी की वजह से मना कर दिया था। मेरी बात सुनकर भैया ने तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और कहा, जा, ले आ, तुझे जो पसंद है वह तेरा होना चाहिए। उसी शाम मैंने वह नेकलेस खरीद लिया। जब मैंने उसे पहनकर विकास को दिखाया तो वह हैरान रह गया। बोला, भैया ने मुझे तो कभी इतनी महंगी चीज नहीं लेने दी और तुम्हें एक ही बार में कार्ड दे दिया, ये क्या बात है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी खुशी थी। भैया की यह दरियादिली मुझे अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि वह मुझे सचमुच पसंद करने लगे हैं, लेकिन ये पसंद कितनी सही थी, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरे और भैया के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। उनकी बीमारी ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया था। मैं उनकी देखभाल में इतनी मशगूल थी कि मुझे यह भी नहीं पता था कि यह करीबी कब एक अलग रंग लेने लगी। एक दिन विकास को कंपनी की एक जरूरी मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। वह 4 दिन के लिए घर से बाहर था। उस दिन सुबह मैं नहाकर बाहर आई। मेरे बाल गीले थे और मैंने तौलिया लपेट रखा था। जैसे ही मैंने तौलिया हटाकर बाल पोंछने शुरू किए, भैया की आवाज सुनाई दी। वो मुझे पुकार रहे थे। मैं दौड़कर उनके कमरे में गई। हड़बड़ाहट में मेरा तौलिया भी गिर गया था। भैया, आपको क्या चाहिए? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, पूजा, मुझे थोड़ा जल्दी भूख लग गई है, कुछ नाश्ता मिल जाए तो अच्छा लगेगा। मैं तुरंत किचन में गई और उनकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया। जब मैं हलवा लेकर उनके पास गई तो उन्होंने मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। पूजा, तुम्हारा बनाया हलवा तो जादू करता है। तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा हुनर दोनों कमाल के हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैं मुस्कुरा दी। उस रात मैं उन्हें खाना खिला रही थी। जैसे ही मैंने रोटी का टुकड़ा उनके मुंह में डाला, उन्होंने मेरी उंगली हल्के से काट ली। मैं दर्द से कराह उठी। भैया ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सॉरी पूजा, गलती से हो गया। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही था। उस रात भैया ने मुझसे कुछ ऐसी बातें की जो मेरे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा करने लगी। उन्होंने कहा, पूजा, मेरी पत्नी भी तुम जैसी होनी चाहिए थी। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर हंसकर बोली, भैया,
अभी देर नहीं हुई, आप शादी कर लीजिए। लेकिन उनकी अगली बात ने मुझे और हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी जैसी नहीं, बल्कि तुम ही चाहिए हो। ये सुनकर मेरे मन में एक तूफान सा उठ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मजाक कर रहे हैं या उनकी बातों में कुछ और छुपा है। मैंने बात को हल्का करने की कोशिश की और कहा, भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। चलिए, अब सो जाइए। लेकिन मेरे मन में सवालों का जाल बुनने लगा था। विकास के लौटने के बाद एक रात उसने मुझसे कहा, पूजा, भैया तुम्हारी इतनी बात क्यों मान रहे हैं? तुमने जो नेकलेस लिया वह इतना महंगा था। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भैया से मेरे लिए भी कुछ मांगो। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने हंसकर पूछा, क्या करोगे इतने पैसों का? उसने कहा, मुझे एक नई गाड़ी लेनी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भैया से बात करूंगी। उसी रात मैं भैया को हल्दी वाला दूध देने उनके कमरे में गई। दूध का गिलास रखकर मैं जाने लगी, तभी भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पूजा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? मेरे पास बैठो, थोड़ी बातें करते हैं। उनकी बातों में एक अजीब सी गर्मी थी। उन्होंने मेरी तारीफ शुरू की, मेरे बालों को छुआ और फिर बोले, जब तुम विकास के साथ होती हो, मुझे उससे जलन होती है। काश तुम मेरे साथ होती। उनकी बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैं कुछ कह पाती, इससे पहले ही वह मुझसे और करीब आने लगे। लेकिन अचानक वह रुक गए और मुझसे दूर हो गए। बोले, पूजा, तुम जाओ। उस रात के बाद भैया ने मुझसे 3 दिन तक बात नहीं की। लेकिन उन्होंने चुपके से मेरे हाथ में 10 लाख रुपए का चेक थमा दिया। मैंने वह चेक विकास को दिया। विकास हैरान था। बोला, भैया ने मुझे तो कभी इतने पैसे नहीं दिए। तुम्हारे साथ ऐसा क्या है कि वह तुम्हारी हर बात मान रहे हैं? मैंने उसकी बात टाल दी, लेकिन मेरे मन में भी सवाल उठ रहे थे। भैया का व्यवहार मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह कभी मेरे करीब आते तो कभी मुझसे दूर हो जाते। कुछ दिन बाद सास अपनी बहन के यहाँ चली गई। विकास भी ऑफिस के काम में व्यस्त था। एक दिन सुबह मैं नहाकर साड़ी पहन रही थी। मैंने अभी पल्लू ठीक किया ही था कि भैया मेरे कमरे में आ गए। मैं हड़बड़ा गई। मेरे बाल गीले थे और साड़ी भी ठीक से नहीं थी। भैया ने कहा, पूजा, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं। फिर उन्होंने मुझसे माफी मांगी। बोले, उस रात मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, भैया कोई बात नहीं, आप तो मेरे अपने हैं। मेरी बात सुनकर वह और करीब आए। उनकी आंखों में फिर वही अजीब सी चमक थी। वो मेरे और करीब आने लगे, लेकिन फिर अचानक रुक गए। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोच लिया कि अब मैं खुद उनके पास जाऊंगी और सच जानूंगी। उसी रात जब विकास गहरी नींद में था, मैं भैया के कमरे में गई। मैंने लाइट जलाई और भैया को जगाया। लेकिन तभी पीछे से विकास की आवाज आई, पूजा, तुम मेरे भाई के साथ क्या कर रही हो? मैं चौंक गई। मेरे साथ एक डॉक्टर था जो भैया को इंजेक्शन देने वाला था। विकास ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, भैया अभी जाग गए। मैंने पूरी बात बताई। भैया, मुझे शक था कि आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर रहे। मैंने डॉक्टर को बुलाया था ताकि वह आपकी जांच कर सके। मेरी बात सुनकर भैया हैरान रह गए। फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। भैया ने बताया कि जब वह 25 साल के थे, तब वह अपनी बचपन की दोस्त संजना से प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन संजना को ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसके इलाज के लिए पैसे की कमी थी और भैया उसे बचा नहीं पाए। संजना की मृत्यु के बाद भैया ने शादी का विचार ही त्याग दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पूजा, तुम्हें और विकास को साथ देखकर मुझे संजना की याद आती थी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैंने भैया को समझाया, भैया, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। आपकी उम्र अभी भी ऐसी है कि आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। संजना को आप भूल नहीं सकते, लेकिन कोई और भी तो आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। मेरी बात सुनकर भैया चुप हो गए। विकास ने भी मुझसे माफी मांगी। उसने कहा,
मैंने तुम्हें और भैया को गलत समझा। मुझे लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ गलत है। अगले दिन मैंने भैया की शादी के लिए कई प्रस्ताव लाए। भैया ने एक लड़की को पसंद किया, लेकिन शर्त रखी कि वह उसे 1 महीने तक जानना चाहेंगे। 1 महीने बाद उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। उनकी शादी देखकर सास सबसे ज्यादा खुश थी। मैंने भी राहत की सांस ली। भैया को उनके बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। ये कहानी रिश्तों की जटिलताओं, गलतफहमियों और अंत में सच्चाई की जीत की कहानी है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी।